अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। आप सबको हज की बहुत-बहुत मुबारक हो। आज बड़ा एक अहम और बड़ा कीमती दिन। आज के दिन अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान को दुआओं में याद रखें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ खबरों का आगाज़ करते हैं। कुछ लोगों की दिमाग की शरेयानें फटने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और किस तरीके से नौकरी से निकलवा कर ज़बरदस्ती नौकरी से निकलवाने की धमकियाँ देकर बयान रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं अदालतों में। 9 मई के हवाले से आज एक 5 जून का दिन जिस तारीख के हवाले से बहुत शोर था। इस तारीख के हवाले से बहुत खबरें थी और हर कोई अपना चूरन मार्केट में आके बेच रहा था, जबकि ये समझ थी कि होना 5 जून को कुछ नहीं है, ना ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ आज सच बता रही थी। लेकिन अब आज 5 जून भी गुज़र गया, वो केस जो अल्लाह-अल्लाह करके समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था, अब उसको फ़ौरन जैसे ही आके नायब हुकाम ने कहा, फ़ौरन से जजेज़ ने मानते हुए फ़ौरन से उनके हुक्म की पैरवी लग रहा था जजेज़ कर रहे हैं और केस को मुलतवी कर दिया गया अब ईद के बाद के लिए। तमाम तर खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि आज 5 जून जिस तारीख के हवाले से बहुत चर्चे थे, बहुत शोर था, कहा जा रहा था कि आज के दिन लाज़िमन इमरान खान की जो रिहाई है वो पॉसिबल हो जाएगी और सब कुछ इस पर काफ़ी और आज ये जो केस आज के दिन का था अल कादर ट्रस्ट केस जिस पर आज समाअत हुई, इसके अलावा जितने केसेज़ हैं या वो निमट चुके हैं या इमरान खान उन तमाम तर केसेज़ में ज़मानत पर रिहा हैं। तो आज के केस को ख़ास तौर पर इस नज़र से भी देखा जा रहा था। लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली की दरख़्वास्त 5 माह से दायर दरख़्वास्त पर नैब ने मज़ीद मोहलत माँग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नैब की सज़ा फ़ौरी कबूल करके कहा कि समाअत ईद के बाद मुलतवी हो जाएगी, यानी 4 महीने हो चुके हैं लगभग और अभी तक नैब अपनी कार्रवाई या अपनी प्रोसिक्यूशन या अपनी तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर सकी और अभी भी और आज तो निमटने के लिए 5 वकील प्रोसिक्यूशन के अंदर रखे गए थे क्योंकि ज़ाहिर है ही कुछ नहीं ना, केस में ही कुछ नहीं है। तो अब वो किसी तरीके से प्रोसिक्यूशन ने आगे से मामला चलाना था। बहरहाल अब आज इस केस को ईद के बाद तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और बाकायदा तौर पे बाहर आके जो वुकला आए, उनकी जानिब से गुफ्तगू भी की गई है। सलमान सफदर ने कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत लेना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि अब उनके केसेज़ मुकर्रर करना भी अब बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरी पेशन गोई है, अल कादिर का भी वही हाल होगा जो साइफ़र का हुआ और इस मुल्क में भी और इसमें भी इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए वही रिज़ल्ट आएगा जो साइफ़र इद्दत और तोशाखाना 1 केस में आया था। इसके साथ-साथ अलीमा खान ने भी बाहर आकर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये कुर्बानी देने वाली ईद है और खान कुर्बानी दे रहा है। हम भी कुर्बानी देंगे, नाउम्मीद मत होना, फ़िरौन यज़ीद कोई कामयाब नहीं हुआ, ये भी कामयाब नहीं होंगे। अलीमा खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी आवाम के लिए बाकायदा तौर पे पैगाम भी सामने आया है और इसके साथ-साथ सलमान सफदर ने ये भी कहा है कि हमने आज बहुत एहतजाज किया कि बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा जो सुनाई गई है उसका कोई जवाज़ नहीं बनता, तो कम अज़ कम ज़मानतों पर फैसला आज ही करें। लेकिन अल कादिर ट्रस्ट केस और लाहौर में 9 मई के केस में तारीख लेना अब नामुमकिन हो चुका है। तो ये तमाम तर कहानी आज निकल कर सामने आई है और प्रोसिक्यूटर ने तो बाकायदा ये भी कहा है कि यहाँ फैसला करके भेजते हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा मुझे केस का रात को पता चला। तो अलीमा खान ने बाहर आकर बाकायदा गुफ्तगू की है और अलीमीन गंडापुर भी मौजूद थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की है। बहरहाल ये केस अब ईद के बाद मुलतवी हो चुका है। ये एक नीयत वाज़ेह थी आज के दिन तारीख लगाने की। वो नीयत यही थी कि फ़ौरन ईद की छुट्टियाँ शुरू हो जाएँ और फिर इसकी समाअत जो है वो ड्रैग इसको जितना किया जा सकता है किया जाए और फिर ऑब्वियसली गर्मियों की छुट्टियों का भी आगाज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे चल के जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके साथ करनी है अदालतों में जिस तरीके से ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती से बाकायदा नौकरी से निकलवाने की धमकियों के ऊपर बयान दिलवाया जा रहा है। ये इंस्पेक्टर वसीम है, किस तरीके से डीएसपी लीगल ने इनको धमकी दी, एनी शाहिद कौन थे? एजाज चौधरी एनी शाहिद थे, उन्होंने क्या सुना? ये शाकिर महमूद ऐवान का क्लिप देखिएगा। 1283 मुकदमे के मुद्दई इंस्पेक्टर वसीम का बयान कलमबंद करवाया गया। इससे पहले इंस्पेक्टर वसीम जब अदालत में पेश हुए थे तो उन्होंने अपना बयान कलमबंद करवाने से इनकार कर दिया था और इस दौरान अदालत ने खासी बरहमी का इजहार किया था। अदालत ने कहा कि आपके जो कंडक्ट है इस कंडक्ट पर आपको मैं जेल भिजवा दूंगा, जिस पर इंस्पेक्टर वसीम ने कहा कि आप जेल भिजवा दें। अदालत की जानिब से कहा गया कि आपको आपका मेंटली चेकअप करवा कर आपको इस नौकरी के लिए डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाएगा। तो उसने कहा कि आप डिस्क्वालीफाई करवा दें, लेकिन मैं ये बयान रिकॉर्ड नहीं करवाऊंगा। और उसके बाद वसीम जो है वो कमरा अदालत से चला गया था और उस दौरान एजाज चौधरी जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि जब इंस्पेक्टर वसीम बाहर निकले तो वहाँ पर जो डीएसपी लीगल थे उन्होंने खासी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इसे तुन दो। ये एजाज चौधरी साहब के अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझे बताए और कमरा अदालत का अहवाल बताया। और उसके बाद जो है ये इंस्पेक्टर वसीम यहाँ से रवाना हो गए और अब आज उनका बयान कलमबंद हुआ। अब इसके पीछे भी ये बताया गया कि तकरीबन 3 रोज़ तक इंस्पेक्टर वसीम जो है वो अदालत में आते रहे, लेकिन उनका बयान जो है वो कलमबंद नहीं करवाया जा रहा था। यहाँ पर हबीब अकरम साहब ने भी तबसरा किया और वो कह रहे हैं कि इमरान खान को फाइनली ये समझ आ गया था कि मसाइल का हल
ये जो क़यादत बैठी है या जिनको मैंने ज़िम्मेदारियाँ दे दी हैं उनके पास नहीं है। बहरहाल इस तरह से इमरान खान ने सबको साइडलाइन कर दिया, जिससे खुद उनको उन्होंने पैटर्न इन चीफ मुकर्रर किया और अगर वो ना भी करते तो ऑब्वियसली इख्तियारात उनके पास थे। ये जो पैटर्न इन चीफ वाला कदम उठाया है, इसके जो एक बाकायदा आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ईद के बाद हमें समझ आएँगे और ये एक ड्रोन हमला कहा जा रहा है इमरान खान साहब ने किया है कुछ लोगों के ऊपर, वो तमाम तर चीज़ें तो हम ईद के बाद देखेंगे, लेकिन ये हबीब अकरम ने क्या कहा है, ये सुनिएगा। इश्यूज हैं वो शायद ये हल नहीं कर सकते, ये मैं खुद ही हल कर सकता हूँ। तो इसके लिए उन्होंने फिर कहा है कि जनाब ठीक है अब, और हाँ आप देखिए गौहर साहब को भी उन्होंने साइडलाइन किया जी। गौहर साहब को भी कहा है कि जनाब आप वकीलाना मामला ही देखें। हाँ। जो अदालती मामलात हैं वो आप सुलझा सकते हैं तो उन्हें सुलझाएं। और फिर उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को और उमर अयूब साहब को सामने खड़ा कर दिया है। अब सलमान अकरम राजा साहब भी उन लोगों में से है जो किसी भी सूरत समझते हैं कि जो प्रिंसिपल है पार्टी के, उनके ऊपर ही हमें चलना चाहिए। उमर अयूब साहब भी ये समझते हैं और उमर अयूब साहब तो इस बात की थोड़ी सी सजा भी भुगत रहे हैं कि उनका जो मामला है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन में चला गया है स्पीकर ने जो जी, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इसमें अब इस वजह से अब जो तहरीक के लिए जो नया अरेंजमेंट किया गया है कि ऊपर इमरान खान पैटर्न इन चीफ की सूरत में और नीचे ये दो लोग, तो इसका मतलब ये है कि अब शायद जो सुलह सफाई की बातें हर तहरीक पे जाने से पहले या तहरीक शुरू होने से पहले कुछ बातचीत का हो जाना, इस तरह की खबरें आ जाना, तो वो बात अब होती हुई दिखाई नहीं देती। अच्छा, यहाँ पर आपको एक क्लिप सुनवाएंगे यूक्रेन और रशिया की जंग में, और जिस तरीके से एक बड़ी वजह भी बनी और जो एक कॉन्टेक्स्ट बना इमरान खान की हुकूमत को गिराने का, रजीम चेंज ऑपरेशन करने का, जब अमेरिका से एक साइफर आया और उस हवाले से मुबैना तौर पे जो स्टोरीज निकल कर सामने आती रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फॉर्म 47 की हुकूमत ने पहले यूक्रेन से महंगी गंदम मंगवा ली थी और किसान को तबाह कर दिया। बिजली के वजीर के कहने पर 400 अरब का ईंधन मंगवा लिया है, जिसकी वजह से मकामी रिफाइनरीज और मकामी और सस्ती गैस फील्ड तबाह हो पड़ी है। ये आप छोटा सा क्लिप है, ये सुन लें। पहली बात तो ये है कि आपको ये समझने की जरूरत है, मैं अपने भाई अवैस लगारी साहब और वजीर आज़म साहब की मौजूदगी में मैंने ये बात की है कि देखें पीएसओ से आपने जो ये इंपोर्टेड ईंधन मंगवाया है अपने प्लांट चलाने के लिए, ये मेरी जरूरत नहीं थी, ये आपकी जरूरत थी। आप उसको खुद मंगवा नहीं सकते थे क्योंकि आपकी वो कंपनियां नहीं थी, तो आपने मुझे गुजारिश की, मेरे से मतलब मेरे महकमे को गुजारिश की जब आपके पास वजारत नहीं थी। जी, तो उसमें तो मैंने आपके वादे के ऊपर आपके लिए ईंधन मंगवाया। अब आप उसकी वादा खिलाफी कर रहे हैं। मेरी उनसे नहायती आजी से मैंने वजीर आज़म साहब के सामने भी गुजारिश की है कि ये कह देना कि जी अब मेरे बारे में नहीं है और आप इसका अपना इंतजाम करें, तो मेरे पास तो उसका कोई इंतजाम नहीं। इस पे कितना तखमीना टोटल लगा? देखें बहुत बड़ा, मैं आपसे कह रहा हूं तकरीबन 400 MMCFD की मकामी गैस जो हमारी अपनी फील्डों से निकलती है, जिसकी वजह से अटक रिफाइनरी को मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि वो तेल भी निकलना बंद हो गया है। मुझे उनको बंद करना पड़ रहा है क्योंकि कितना हुजूम बनेगा? देखें जो भी सर्कुलर डेट का फर्क आएगा तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ नहीं में भी 300-400 अरब रुपए का फर्क पड़ा। अच्छा, कुछ लोग तारीख की सफ़ों में हमेशा ऑब्वियसली लिखे इसलिए जाते हैं, उनका जो एक काला चेहरा है, जो उनकी काली नीयतें हैं, जो कुछ उन्होंने किया होता है, ख़ास तौर पे अगर वो लोग किसी बड़े मनसब पर, किसी बड़े ओहदे पर फाइज़ हों और उनके पास कोई अदल करने का ओहदा हो, अगर वो मुनसिफ हों, काज़ी हों। काज़ी फ़ायज़ ईसा एक बड़े ओहदे पर थे, लेकिन काज़ी फ़ायज़ ईसा पाकिस्तान की अदलिया का वो मकरू चेहरा थे, जिनकी प्रेज़ेंस में, जिनकी सरपरस्ती में पाकिस्तान की अदालत को जिस तरीके से हाईजैक किया गया, पाकिस्तान की अदालत के साथ जो कुछ किया गया, वो हम सब जानते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की अदालतें आज तक सर उठाकर वापस अपना वो स्टेचर बहाल नहीं कर सकी, बल्कि मामलात पहले से भी ज़्यादा बदतर होते चले जा रहे हैं। काज़ी फ़ायज़ ईसा वो वही हैं जनाब हैं जिन्होंने बुक्स की वजह से, जिनके हवाले से आज लोग उनकी पार्टी, यानी उनकी पार्टी मतलब मुस्लिम लीग नवाज जो कहती थी वो आएंगे ठंडी हवाएं चलेंगी, अब वो खुद कहते फिर रहे हैं कि काज़ी फ़ायज़ ईसा के साथ इमरान खान ने जो किया, इसकी वजह से काज़ी फ़ायज़ ईसा के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। ये राना सनाउल्लाह का बयान हमने पिछले दिनों सुना भी। उन काज़ी फ़ायज़ ईसा के हवाले से ये कहा जा रहा है, ये रिपोर्टर की आपके सामने क्लिप भी रखेंगे, कहा जा रहा है कि काज़ी फ़ायज़ ईसा कहता है कि मेरे दिमाग की शरियानें फटती हैं, मनपसंद सहाफ़ियों के जरिए कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट समेत सब ने मुंह फेर लिया है। तो समझा जाए कि काज़ी फ़ायज़ ईसा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अल्लाह की जानिब से भी ऑब्वियसली फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है ना, फिर अल्लाह जब रस्सी ढीली छोड़ता है उसके बाद ऑब्वियसली आपकी एक टाइम आता है कि वो बुरा वक्त भी शुरू होता है। ये आप सुनिएगा ऑडियो। काज़ी फ़ायज़ ईसा के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, क्या वो अपने मनपसंद सहाफ़ियों को बुला के उसमें शिकवे शिकायत करता है कि मेरी दिमाग की शरियानें फटने वाली हैं, तो ये खबरें सामने आ रही हैं। तो ये तो मैं तो समझता हूँ कि शायद कुदरत की पकड़ है जिसका वो शिकार हो चुका है। करोड़ों लोगों के आपने हक मारे हों, तो फिर उसकी कहीं ना कहीं करोड़ों लोगों में कोई एक भी ऐसा हुआ जिसकी रब के साथ ज़रा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, तो फिर मैं आप या काज़ी फ़ायज़ ईसा, हमारी क्या औकात है कि हम
इस सारे मामले में कहीं जाके स्टैंड कर सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि काजी फायजी साहब अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। अभी उसको बहुत सारी सफाइयाँ देनी है, जस्टिस मुनीर की तरह वो भी कभी किताबें लिखेगा, कभी कॉलम लिखेगा, कभी कुछ करेगा। तो मुमकिन है कि किसी दिन बैठकर वो कोई व्लॉग में भी इंटरव्यू दे। और अच्छा, यहाँ पर भारत की बाकायदा तौर पे चीखें शुरू हो चुकी हैं और ये आपके सामने रखेंगे कि अब बाकायदा एक कॉन्टेक्स्ट बनाया जा रहा है। दरअसल सारी की सारी तकलीफ इस वक्त ये है कि 4 जून को पाकिस्तान जो इलेक्ट हुआ है चेयरमैन ऑफ यूएनएससी तालिबान सैंक्शंस कमेटी और फिर वाइस चेयरमैन भी ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी, तो जिसके बाद एक बाकायदा तौर पर आप कह लें कि तकलीफ भारत में महसूस की जा रही है। कहा जा रहा है कि IMF ने $1 बिलियन का जो है वो पाकिस्तान को ऑन May 9 यानी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक एड दी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक decided to give $40 बिलियन टू पाकिस्तान सून आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। और फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे फैक्ट्स और फिगर्स लिखे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि सबके बावजूद पाकिस्तान सिक्योर्स 2 की पोजीशंस इन यूएनएससी। तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने अपना वो मकाम बहाल करने के लिए बहुत कुछ किया है और सबसे ज्यादा सफर अगर किसी ने दहशतगर्दी के खिलाफ किया तो पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान ने किया है। तो वो जो पाकिस्तानियों के ऊपर एक दहशतगर्दी का ठप्पा लगाने की कोशिश भारत की जानिब से की जाती थी, जिस दहशतगर्दी के पीछे असल चेहरा मोदी है और असल में छुपा हुआ भारत है, वो आज वाज़ेह हो चुकी है कहानी की। दरअसल कहानी क्या थी, तो अब बेसिकली ये चीज बड़ा खुल्लम खुल्ला एक्सपोज कर रही है मोदी की डिप्लोमेसी को, बीजेपी की डिप्लोमेसी को और भारत किस तरीके से शिकस्त खा चुका है। अब जाते जाते ये एक बड़ी फन एलिमेंट, एक बड़ी ऑन अ लाइटर नोट एक वीडियो है, आपके सामने रखेंगे भी। कैप्शन है, हमारा बंद करने चला था पानी, मोदी का अपना पानी बंद हो गया है। ये देखिएगा मोदी साहब के साथ हुआ क्या। देखते रहिए siyaset.pk। तोबा तोबा तोबा, सारा मुल्क बर्बाद कर दिया।